हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। आखिर हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं, ये होता क्या है। तो मैं बता दूं आपको, अकाउंटिंग इक्वेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसे हम लोगों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और समझना है। ये हमें बताता है कि एक फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, एक फर्म का फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है। अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन को नहीं समझते हो तो आप कल को जब बैलेंस शीट बनाने जाओगे तो आपको वो उसका इम्पैक्ट समझ में नहीं आएगा। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि बैलेंस शीट में कोई अमाउंट जो है वो कहाँ ट्रीट करना है, किसका क्या इम्पैक्ट होता है एक बैलेंस शीट पे। इसके लिए आपको अकाउंटिंग इक्वेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम लोग बैलेंस शीट स्टेटमेंट भी कहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, it is a mathematical expression which shows that the assets and liability of a firm are equal। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसको आप पढ़ के आपको लग रहा होगा, सुनकर ही लग रहा होगा कि ये कुछ इक्वेशन टाइप है, लाइक इक्वल टू है, उसके पहले कुछ, लेफ्ट साइड पे कुछ और उसके बाद में कुछ। ओके, जैसा कि आप लोग स्कूल में भी पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो एक इक्वेशन है। कुछ ऐसा ही इक्वेशन दिमाग में आ रहा होगा। जी हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी कुछ ऐसा ही इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन इसे हम लोग फाइनेंशियल टर्म में लिखते हैं, जो हमें ये बताता है कि जो फर्म की एसेट्स है एंड लाइबिलिटीज़ है वो इक्वल होती है। कुछ इस तरीके से, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। अभी आप यहाँ देख रहे होंगे एक ऑनर्स इक्विटी, ये होता क्या है। जो ऑनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है, उसे हम लोग ऑनर्स इक्विटी कहते हैं। बिजनेसमैन अपनी बिजनेस में जो पैसा लगाता है वो बिजनेस के लिए एक तरह की लाइबिलिटीज़ है। ओके, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि बिजनेसमैन जो भी पैसा अपने फर्म पे लगाता है वो फर्म की बिजनेस की लाइबिलिटीज़ होती है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ आप कोई भी सामान खरीदने के लिए दुकान में जाते हो, तो दुकानदार से, सपोज़ आप आलू खरीदने गए, बोले दुकानदार से भैया 10 किलो आलू देना। तो दुकानदार क्या करता है, एक तरफ 10 किलो का वेट रखता है और एक तरफ आलू तौलता है। वो तब तक आलू तौलता रहता है जब तक कि वो दोनों बराबर ना हो जाए, वेट एंड आलू जिस पे तौल रहा है वो तराजू बराबर ना हो जाए, तब तक वो आलू तलता है। ऐसा करता है कि आपने 10 किलो मांगा, उन्होंने 9 किलो दिया और आप 10 किलो के पैसे दे दिए। ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। या ऐसा होता है कि आपने 10 किलो मांगा, वो 11 किलो दे दे आपको, बिल्कुल नहीं। वो इक्वल देता है, जितना का वेट है उतना ही आलू आपको देगा और उतना ही लेके आप चले जाओगे। ठीक इसी तरह फर्म में भी होता है, ठीक है। फर्म की जो एसेट्स है और लाइबिलिटीज़ है, एक तराजू पे लाइबिलिटी रख लो, एक तराजू पे एसेट्स रख लो, वो दोनों इक्वल आएंगे। अगर वो इक्वल नहीं होता है, इट मीन्स कि आप एज एन अकाउंटेंट कहीं पे गलती कर रहे हो। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है कि ये एसेट्स क्या होती हैं और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं एक फर्म की। आइए मैं आपको आगे एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, ये कुछ इस तरीके से है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। जब एक तराजू पे आप एसेट्स रखते हो और लाइबिलिटीज को रखते हो तो ये दोनों इक्वल होता है, ये दोनों हमेशा ही इक्वल होगा, ठीक है। वाई नीड टू स्टडी अकाउंटिंग इक्वेशन, हम लोगों को इसे पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको समझना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक अकाउंटेंट को बैलेंस शीट बनाने से पहले सारी जानकारी को समझ के रखना। क्योंकि इसी चैप्टर से हमें पता चलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में अगर हम लोग करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है बिजनेस पे। तो आइए देखते हैं, पहला हम लोग क्यों जान करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन,
टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को समझने के लिए। ठीक है, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन होता क्या है। सपोज मान लेते हैं कि आपका एक मोबाइल का दुकान है, मोबाइल का शॉप है। तो मोबाइल में शॉप पे आप मोबाइल को बेचने के लिए कुछ सेल्समैन रखे होंगे। तो सेल्समैन फ्री में तो काम करेगा नहीं, उसे आप कुछ सैलरी दोगे। अब सेल्समैन रखे हो तो बेचने के लिए मोबाइल्स चाहिए, मोबाइल्स आप खरीद के लाते हो सप्लायर से। अब मोबाइल तो बेच रहे हो आप, लेकिन जिस शॉप पे बेच रहे हो अगर वो रेंट का है तो उसके लिए रेंट देना है आपको। शॉप तो ले लिया, अब इलेक्ट्रिसिटी जो आप यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज देना है। सब तो हो गई, लेकिन फर्नीचर नहीं लगाओगे, शोकेस नहीं बनवाओगे, मोबाइल रखोगे नहीं, अच्छे से डिस्प्ले नहीं बनाओगे, तो फिर होगा नहीं। आपको वो भी करना है, फर्नीचर्स बनवाने हैं। तो ये सारे जो ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे आपको, इनके लिए फर्नीचर खरीदना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, सेल्समैन को सैलरी देना, मोबाइल खरीद के लाना, ये सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं। नेक्स्ट जो है टू नो दी ट्रांजैक्शन इफेक्ट ऑन द बिजनेस। ये ट्रांजैक्शन इफेक्ट, अभी आपने जो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस किए, मोबाइल खरीदा, फर्नीचर बनवाया, सैलरी दिया, इसके बिजनेस में क्या इफेक्ट आया, इसको हम लोग समझते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। सपोज आप मोबाइल खरीदे, आपके पास 10,000 रुपया है, आप जाते हैं 2,000 के 4 मोबाइल खरीद के लाते हैं सप्लायर से। तो क्या हुआ, देखिए बिजनेस में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, यही आपको हमेशा करना है, ऐसा ही आपको हमेशा समझना है। आप 10,000 रुपये लेके गए, आपके पास कैश 10,000 रुपये है बिजनेस में, आप 10,000 रुपये में गए 4 मोबाइल खरीदे 2,000 के, तो आपने कितने मोबाइल खरीदे, 8,000 का। तो आपने 8,000 सप्लायर को दिया, उनसे 4 मोबाइल लेके आ गए। तो अभी हुआ क्या, आपके पास जो 10,000 था वो घट के 2,000 हो गया, 8,000 घट गया, और मोबाइल 4 मोबाइल आपके पास बढ़ गया। यानी कि 2,000 का कैश है आपके पास, और स्टॉक यानी गुड्स कितने का है आपके पास, 4, 8,000 का वैल्यू का, वर्थ 8,000। दोनों ही एसेट्स है, करेंट एसेट, दोनों ही करेंट एसेट्स है, स्टॉक एंड आपका कैश। तो 2,000 का कैश है और 8,000 का मोबाइल है, दोनों बराबर है। देखिए अभी भी 10,000 के, हाँ, लेकिन कैश कम हो गया, स्टॉक बढ़ गया। ये इफेक्ट पड़ा आपके बिजनेस पे। और जो हम लोग जानेंगे इसमें एसेट्स, लाइबिलिटी एंड कैपिटल, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन होता है, कैसे एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, किसके ट्रांजैक्शन पे किस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको हम लोग समझेंगे। आइए तो हम समझते हैं कि ये एसेट्स क्या होती है, क्योंकि इस चैप्टर में सारा रोल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का ही है। तो हमें एसेट्स एंड लाइबिलिटी को अच्छे से समझना ही पड़ेगा कि ये होता क्या है और इसमें कौन कौन सी आइटम्स आती हैं। तो आइए पहले देखते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वैसे एसेट्स को कहते हैं जिसे हम बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे एसेट्स को हम लोग करंट एसेट्स कहते हैं। लाइक कैश, कैश तो है ही ऑलरेडी कैश में से। बैंक, बैंक से हम लोग जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। बैंक में आपने सपोज रखा हुआ है 30,000 रुपये, आज आपको ज़रूरत है, आप गए बैंक से विड्रॉल कर ली। तीसरा है डेप्टर्स। ये डेप्टर्स क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझिए। जिनसे आपको पैसा लेना है, यानी जिन बिजनेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। एज एन अकाउंटेंट, आप अकाउंटेंट हो, आपने लिखा है कि मिस्टर एक्स इज ए डेप्टर। ओके, मिस्टर एक्स डेप्टर है आपकी कंपनी का। तो मिस्टर एक्स है कौन, सपोज मानते हैं थोड़ी देर के लिए मिस्टर एक्स आपका फ्रेंड है। वो आपकी दुकान पर आता है मोबाइल लेने के लिए, आपकी मोबाइल शॉप की दुकान है। बोलता है मुझे एक अच्छा सा मोबाइल दिखा दो।
आप उन्हें मोबाइल दिखाते हो, उसे पसंद आता है जो मोबाइल, उसकी कॉस्ट है 15,000 रुपीज़। अब वो सोच में पड़ जाता है, यार मैं तो 10 लेके आया था, ये मोबाइल 15,000 का मुझे पसंद आ रहा है। तो एज ए फ्रेंड आप होने के नाते आप बोल देते हो कोई नहीं, आप ले जाओ, पैसे आप 5,000 रुपये मुझे बाद में दे देना। वो भी खुश, ठीक है मैं दे दूंगा, वो चला जाता है। तो अब आप क्या करते हो, वो मिस्टर एक्स जो कि आपका फ्रेंड है, उसे एज ए डेप्टर आप एंट्री करते हो और 5,000 उसके नाम पे लिख देते हो। यानी कि क्या, 5,000 वो आपको बाद में लाकर देगा। यानी कि जिनसे आपको पैसा लेना है, जो आपको पैसे देंगे, वो आपके डेप्टर्स हैं। बिल्स रिसीवेबल, ये एक तरीके का रिटन डॉक्यूमेंट होता है। सपोज आपने ईएमआई तो जानते ही होंगे आप सब, वो सब एक तरीके के बिल्स रिसीवेबल्स हैं, जिसमें एक टाइम पीरियड होता है जब जब आपको पैसे देने होते हैं, यानी कि पीरियड्स ईएमआईज में, इंस्टॉलमेंट में। बिल्स रिसीवेबल। स्टॉक, अभी हमने बताया आपकी मोबाइल्स की दुकान है, आपने 4 मोबाइल खरीद के अपने बिजनेस में लाए, तो वो जो 4 मोबाइल आप खरीद के लाए, वो क्या हुआ, आपके बिजनेस का स्टॉक है। वो गुड्स, वो मोबाइल आपके बिजनेस के लिए स्टॉक होते हैं। तो ऐसे स्टॉक आप तो रखने के लिए लाए नहीं हो। अगर रखने के लिए लाते, अपने पर्सनल यूज़ के लिए लाते, तो वो आपके लिए फिक्स एसेट्स होता। लेकिन आप पर्सनल यूज़ के लिए तो लाए नहीं हो, आप उसे बिजनेस में सेल करने के लिए लाए, तो वो आपका स्टॉक है। वो भी आप बेचोगे तो उससे पैसे आ जाएंगे, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, पैसा एक्सपेंस जो आपने कर दिया लेकिन उसके लिए बेनिफिट नहीं लिया। सपोज आप किसी दुकान पे गए, उसके पास मोबाइल था नहीं, या जो आपको चाहिए था नहीं, उन्होंने बोला भैया आप एडवांस दे दो तो मैं मंगा दूंगा। 20,000 का मोबाइल था, आपने 5,000 दे दिया, या पूरे के पूरे 20,000 दे दिए, इट डजेंट मैटर। लेकिन आपने जो उसे दिया उसके अगेंस्ट में कुछ लिया नहीं, तो ऐसे एक्सपेंस को प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं, जो आपने पहले से कर रखा है। एक्यूड इनकम, एक्यूड इनकम क्या होता है, सपोज आपने किसी को अपनी सर्विसेज दे दी है, ठीक है, लेकिन आपने अभी उससे पैसे लिए नहीं, लेकिन आपने सर्विसेज तो दे दी है, तो ऐसे इनकम को हम लोग एक्रूड इनकम कहते हैं। अब आइए देखते हैं फिक्स एसेट्स क्या होता है। ऐसे एसेट्स जिसे हम लोग इजीली, यानी कि जल्दी में कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वैसे एसेट्स को हम लोग बोलते हैं फिक्स एसेट्स। लाइक फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ये सारी जो आइटम्स है ये सारे फिक्स एसेट्स होते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है, जब आप, जैसे मेरा नाम है, लाइक आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे TM या R लिखा हुआ रहता है, यानी कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उसको कोई नाम दिया है, तो वो नाम कोई और यूज़ नहीं कर सकता। सपोज आपने ट्रेडमार्क लिया हुआ है, तो उस नाम को, आप बिजनेस के नाम को कोई और यूज़ नहीं कर सकता, उसे हम लोग ट्रेडमार्क बोलते हैं। और गुडविल भी एक तरीके एसेट्स है। सपोज आपकी कंपनी का बहुत फेम है, फेम से भी तो सामान बिकती है, अच्छे दामों पे बिकती हैं। जिसका नाम नहीं हम लोग जानते, जिसका नाम नहीं है वो कम दाम पे बिकते हैं, जिसका नाम है, ब्रांड है, उसके ज़्यादा में बिकती है, तो इसे हम लोग गुडविल कहते हैं। ये भी एसेट्स का एक पार्ट होता है। आइए तो देखते हैं अब करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में क्या आती है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है, सपोज आप सप्लायर के पास गए, मोबाइल शॉप की दुकान है आपकी, आप सप्लायर के पास गए, उनसे मोबाइल लिया, आप 15,000 लेके गए थे, आपने 20,000 का मोबाइल लिया, तो आपके 5,000 रुपये बाकी रह गए, आपको देने हैं अपने सप्लायर को 5,000 रुपये। तो वो सप्लायर क्या हो गया आपके लिए, क्रेडिटर्स। आपको जिनको पैसा देना है, आप जिनको पैसे दोगे, वो आपके लिए क्रेडिटर्स है, और क्रेडिटर्स एक तरीके की लाइबिलिटीज है। बिल्स पेबल, आप कुछ सामान को खरीद के लेकर आते हैं, उसके लिए जो आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट मिलता है, आप इंस्टॉलमेंट में पैसे देते हो, वैसे चीज़ों को हम लोग बिल्स पेबल कहते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक से आपने कोई
वो लोन ले रखा है। बैंक लोन मीन्स वैसे लोन नहीं, बैंक एक ओडी लोन अकाउंट आता है जिनसे आप बैंक इसमें बैंक आपको शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसे देता है जिसके लिए वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो वैसे पैसे को हम लोगों को विद इन 1 मंथ या 2 मंथ चुकाना होता है। इसे हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू है, जो हम लोगों ने खर्चा करना है, ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कि आपके लिए एक लाइबिलिटी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सपोज आपने कोई सर्विस दिया नहीं लेकिन उसके लिए पैसे आपको मिल गए हैं, तो ऐसे इनकम भी आपके लिए लाइबिलिटी है। जब तक आप उसे सर्विस दोगे नहीं तब तक वो आपके लिए लाइबिलिटी बनी हुई है ऐसी इनकम्स को। अब आते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में, जैसे बैंक लोन, मॉर्गेज। आप बैंक लोन लेते हो 5 साल 6 साल 7 साल के लिए पीरियड के लिए, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है। मॉर्गेज करते हो, कोई भी सामान आप गिरवी रखते हो तो लंबे टाइम के लिए रखते हो, विद इन 1 ईयर के लिए, तो 2 साल 4 साल 5 साल, तो ऐसे को हम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहते हैं। रिजर्व फंड या ऑनर्स इक्विटी कैपिटल। ऑनर्स इक्विटी कैपिटल तो आप जानते हो, जो ऑनर्स अपने फर्म में बिजनेस में कैपिटल लगाता है उसे ऑनर्स इक्विटी कैपिटल कहते हैं। और जो रिजर्व फंड है, हर कंपनी अपने बुरे वक्त या अपने किसी भी काम के लिए कुछ फंड को रिजर्व करके रखती है, वैसे फंड को हम लोग रिजर्व फंड कहते हैं, वो भी कंपनी की एक लाइबिलिटी है। हमने एसेट्स और लाइबिलिटी के बारे में तो जान लिया, तो आइए अब समझते हैं कि इसे बैलेंस शीट में कैसे पोस्ट करते हैं, इसका बैलेंस शीट में हम लोग कैसे एंट्री करते हैं। बैलेंस शीट 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। फर्स्ट पार्ट लाइबिलिटी, सेकेंड पार्ट एसेट्स। लाइबिलिटी हमेशा लेफ्ट साइड में आता है, एसेट्स हमेशा बैलेंस शीट के राइट साइड पे आता है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में हम लोग पहले लाइबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए लाइबिलिटी में क्या क्या है। अब जो हम लोगों ने इस थोड़ी देर पहले देखा, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारे करेंट लाइबिलिटीज़ हैं जो कि बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में आती है। बैंक मॉर्गेज, बैंक लोन, मॉर्गेज, ये सारे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है। रिजर्व फंड, ऑनर्स कैपिटल, ये सारे लेफ्ट साइड में आ गए। कैश, बैंक, डेप्टर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्यूड इनकम, ये सब करेंट एसेट्स की पार्ट है जो बैलेंस शीट के राइट साइड में हम लोगों ने दिखाया। एंड फिक्स एसेट्स, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ये सारे फिक्स एसेट्स है जो भी एसेट्स में ही दिखाते हैं। और जो इंटेंजिबल एसेट्स है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, मार्क, गुडविल, ये सारों को हम लोग एसेट्स में दिखाते हैं। तो इनसे ओवरऑल हम लोग क्या समझते हैं कि लाइबिलिटीज़ जो है वो बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में हम लोग सारे लाइबिलिटीज़ को दिखाते हैं और राइट साइड में सारे एसेट्स के दिखाते हैं। और जो उसका टोटल है, नीचे जो टोटल दिख रहा है, जो टोटल है वो टोटल दोनों का इक्वल होगा। यही हम लोग को अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ना है। दैट द लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म एंड द लाइबिलिटी ऑफ द एसेट्स ऑफ अ फर्म आर इक्वल। फर्म की लाइबिलिटी एंड एसेट्स बोथ विल बी इक्वल। तो गोल्डन रूल को समझते हैं। गोल्डन रूल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जो कि हमारा है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ये रूल कहता है बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। जैसा हम लोग पहले भी बात करते हुए आए हैं कि बिजनेसमैन जो पैसा लगाता है वो बिजनेस में एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। तो उसी के लिए ये प्रिंसिपल बना है जिससे आपको ये पता चले कि बिजनेसमैन इज सेपरेट फ्रॉम इट्स बिजनेस। जैसे हीरा लाल यहाँ एक बिजनेसमैन है, ऑनर है और उसकी मोबाइल शॉप की दुकान है, ठीक है। वो एक अकाउंटेंट को अपॉइंट करता है, तो ये अकाउंटेंट किसके लिए अकाउंटिंग करेगा, ऑनर के लिए, बिजनेस के लिए? वो बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करेगा। तो जब वो अकाउंटिंग करेगा तो उससे ये ध्यान रखना है, उसके दिमाग में ये बात हमेशा रहनी चाहिए कि जो इसका ऑनर है यानी हीरा लाल, वो इस बिजनेस का ऑनर है, ठीक है। और वो जो कैपिटल इस बिजनेस में लगा रहा है वो कैपिटल फर्म की लाइबिलिटी है।
और ये जो अकाउंटेंट है ये काउंटिंग उस बिजनेस के लिए कर रहा है, ना कि ऑनर के लिए। बिजनेसमैन हमेशा अकाउंटेंट के लिए एक आउटसाइडर रहता है। अब बिजनेस ही सपोज उस टाइम के लिए एक अकाउंटेंट ही उस बिजनेस का ऑनर है और बिजनेसमैन आउटसाइडर। वो जो भी पैसा लगाएगा वो एज ए आउटसाइडर लाइबिलिटी ट्रीट होगा, जिसको हम लोग कैपिटल ऑनर्स इक्विटी में दिखाते हैं। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो ऑनर है बिजनेस का, वो और बिजनेस दो अलग अलग चीज़ें हैं। बिजनेस में जो भी ऑनर पैसा लगाता है वो बिजनेस की एक लाइबिलिटी है। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। अगर आप इसे याद रखते हो और अच्छे से समझते हो तो आपको ये चैप्टर जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो आइए देख लेते हैं ये लॉस, एक्सपेंस एंड ड्राइंग। ठीक है, किसी भी कंपनी में अगर कोई लॉस होता है या कोई एक्सपेंसेस करते हैं या ड्राइंग क्या होता है, जो ऑनर कैपिटल लगाता है अपनी बिजनेस में। सपोज उन्होंने 1 लाख रुपए लगाया, लेकिन उसने अगर पर्सनल यूज़ के लिए उसमें से कुछ भी पैसा निकाला तो उसे ड्राइंग कहते हैं। ऑनर्स अगर कोई भी पैसा या कोई एसेट्स अपनी बिजनेस से निकालता है तो उसे हम लोग ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर वो 1 लाख लगाता है, अगर 10,000 निकाल रहा है तो वो 10,000 निकल जाएगा, कैपिटल घट जाएगा। यानी अगर 1 लाख लगाया तो अब कैपिटल 90,000 ही रह गया। तो हमेशा क्या होता है, लॉस, एक्सपेंसेस या ड्राइंग, इस कंडीशन में कैपिटल डिक्रीज होता है, कैपिटल घटता है। और प्रॉफिट, इनकम या गेन, कोई भी गेन हो, प्रॉफिट, इनकम या कोई भी गेन हो, तो ऐसे में कैपिटल बढ़ता है। ये इम्पैक्ट होता है कैपिटल पे। लॉस, एक्सपेंसेस, ड्राइंग पे कैपिटल डिक्रीज होता है, प्रॉफिट, इनकम और गेन पे कैपिटल इंक्रीज होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है, जो कि बेसिक पॉइंट है। दो बातें, एक ऑनर जो कि बिजनेस से डिफरेंट होता है, अलग होता है, बिजनेस में जो पैसा लगाता है वो एज ए लाइबिलिटी ट्रीट होगा। और दूसरा, अगर लॉस, एक्सपेंसेस और ड्राइंग करते हैं तो कैपिटल डिक्रीज होगा। अगर बिजनेस में प्रॉफिट, इनकम या गेन होता है तो कैपिटल इंक्रीज होगा। इस बात को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जो ऑनर है जिसकी मोबाइल शॉप की दुकान है, ये इसमें एज ए कैपिटल 5 लाख रुपीज लगाता है। ये 5 लाख रुपीज लगाया कुछ कमाने के लिए, कुछ अर्न करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली इसको बिजनेस में लॉस होता है। ये मोबाइल जितने में लाया उतने में बिक नहीं रहा है, इसे कम में बेचना पड़ रहा है। सपोज 5,000 का मोबाइल है, इसे 4,500 में बेचना पड़ रहा है। 10,000 की मोबाइल है, इसे 9,000 में बेचने पड़ रही है। ऐसे कंडीशन में इसे तो लॉस ही होगा ना। कोई भी बिजनेस लॉस के लिए नहीं करता, ओके। लेकिन फिर भी अगर इसे लॉस हो गया तो इससे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बिजनेस पे। इसने जो 5 लाख लगाया, इसने कम मार्जिन पे बेचा तो इसे लॉस हुआ। सपोज 5 लाख मंगाया और इसने जब सारे मोबाइल्स बेच दिए तो देखा कि वो सिर्फ उसके पास कलेक्शन हुए 4,50,000। जो 50,000 था वो लॉस। तो इसके पास कैपिटल कितना है अभी, जो लॉस है 50,000 का, वो कैपिटल से घट जाएगा, यानी कि 4,50,000 कैपिटल। अगर लॉस हुआ तो देखिए कैपिटल डिक्रीज हो गया। पहले 5 लाख था, अभी 4,50,000 है। ठीक इसके अपोजिट अगर गेन होता है, आप मोबाइल बेचते हो ज़्यादा दाम पे, 5,000 के लाए 6,000 में बेचा, गेन होता है। सपोज आपने 5 लाख का मोबाइल बेचा, आपको देखा कि अल्टीमेटली 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द मंथ आपको 1,000 का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का, सॉरी नॉट 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। आपने 5 लाख का मोबाइल खरीदा, आपने 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो अभी क्या हुआ, कैपिटल इंक्रीज हो गया। अभी कैपिटल क्या था, जो कि पहले 5 लाख था, 1 लाख प्रॉफिट ऐड होके आपका कैपिटल हो गया 6 लाख रुपए। ठीक है, तो ये इंपैक्ट पड़ता है कोई भी लॉस या गेन का कैपिटल पे। तो आज हम लोगों ने समझा कि अकाउंटिंग इक्वेशन में कौन कौन से टर्म्स आते हैं,
इसमें एसेट्स का क्या रोल है, लाइबिलिटीज का क्या रोल है और कैपिटल का क्या रोल है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बिजनेस पे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इसका इम्पैक्ट क्या होता है बिजनेस पे, और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय एंड ऑल द बेस्ट।